हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। हम इस वीडियो के अंतर्गत देख रहे हैं ये कलाम एकेडमी का पेपर है, जिसमें आपकी जो साइकोलॉजी है ना, या जिसे हम CDP बोल रहे हैं, इसके 30 क्वेश्चन करेंगे और ये सभी सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन होंगे। और ये प्री रीड जो होगी ना 2025 फरवरी में, तो उसी से संबंधित क्वेश्चन है। सभी सिलेबस बेस्ड है, साथ ही साथ ये सभी के लिए उपयोगी रहेगी। सभी मीन्स ये है कि जो रीट लेवल फर्स्ट है और साथ ही साथ जो आपकी लेवल 2 है, इन दोनों के लिए ही उपयोगी रहेंगे। ठीक है, क्वेश्चन और आप खुद से भी देखेंगे तो ये सभी सिलेबस बेस्ड। और जैसा कि देख पा रहे होंगे, आपका पहला क्वेश्चन बना है, वो इस प्रकार पूछा है। ये कह रहा है कि रॉबर्ट गेने की अधिगम सोपानकी का कौन सा चरण क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित है? अगर आप इन 4 ऑप्शनों को देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उद्दीपन अनुक्रिया अधिगम है ना, इसे स्टिमुलेट रेस्पॉन्स लर्निंग बोलते हैं। तो इसमें 2 के नाम आते हैं मनोवैज्ञानिक के। एक तो आपका थॉर्नडाइक के नाम आएंगे, थॉर्नडाइक, और साथ ही साथ आपका स्किनर। यानी ये कहते हैं कि आप स्टिमुलेट रेस्पॉन्स अधिगम के थ्रू भी सीख सकते हैं। तो हमें यही पूछा था कि जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन है यानी ऑपरेंट कंडीशन लर्निंग है, वो आपके थॉर्नडाइक भी बात करते हैं इसके बारे में, किसके? उद्दीपन अनुक्रिया के बारे में। और स्किनर, हालांकि स्किनर की तो RS थ्योरी थी, लेकिन बात यह है कि इस सिद्धांत में स्किनर भी बात करते हैं इस बात की। ठीक है, कि बच्चे हैं वो स्टिमुलेट रेस्पॉन्स लर्न के थ्रू भी सीख सकते हैं। अब देखो, मैं इस रॉबर्ट गेने के बारे में पूरी जानकारी देना चाह रहा हूँ। आप देखेंगे परीक्षा में क्वेश्चन बनता है इससे। इनके स्टेप है ना 8, यानी एक तरह से इन्हें हायरार्किक लर्निंग थ्योरी दी थी, यानी जो सीखने के पदानुक्रमी 8 स्टेपों किस प्रकार होती है वो बताई थी। तो मैंने ये लिख रखी है ऊपर। ठीक है, जैसे मैं शुरुआत करूँ, आप सुनते जाइएगा, आप कनेक्ट कर पाएंगे अगर आपने थ्योरी पढ़ी है इसकी। जैसे कि इन्होंने ये 1965 में सिद्धांत दिया था। ठीक है, इनकी बुक थी, ये पूछी गई है कहाँ पर? तो ये आपके RPSC फर्स्ट ग्रेड वाले टीचर होते हैं ना, तो वहाँ पे पूछी गई है कि रॉबर्ट गेने की कौन सी बुक है, द कंडीशन ऑफ लर्निंग। इसी में ये 8 स्टेप बताए हैं। अब देखो, इन्होंने समझाया किसके थ्रू है, तो ये भी क्वेश्चन बनाया इन्होंने एक पिरामिड के थ्रू समझाया है। ठीक है, पिरामिड मीन्स ये वो त्रिभुज सा होता है ना, तो जो शुरुआत की आवश्यकता पहले आगे आगे इस प्रकार। साथ ही साथ इनके जो शुरुआत के 4 स्टेप होते हैं, ये वाले मैंने लिख रखे हैं यहाँ पर ट्रैक के थ्रू, ये वाले होते हैं ना, ये आपके कैसे होते हैं 4 स्टेप? ये व्यवहार से संबंधित होते हैं, यानी ये व्यवहार से संबंधित होंगे। और जो लास्ट के जो 4 स्टेप होंगे, ये आपकी संज्ञान ना, या तो आप संज्ञानात्मक बोल सकते हैं या संज्ञान जोड़ सकते हैं, वो आपके दिमाग से ही संबंधित है, ऐसे बोल सकते हैं। और इसमें ये क्वेश्चन और बना है कि निम्नतम स्तर कौन सा होता है? तो वो आपकी सिग्नल लर्निंग होगी, यानी शुरुआत का स्टेप होगा ना, वो निम्नतम स्तर कहलाता है। और उच्चतर स्तर कौन सा कहलाएगा? वो प्रॉब्लम सॉल्विंग कहलाएगा, जो 8वां स्टेप होता है ना, वो वाला। ठीक है, यहाँ तक बात होगी। अब आइएगा इधर, जो 8 स्टेप होते हैं ना, देखो हालांकि आपने हिंदी में याद कर रखे हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप चाहो तो इंग्लिश के थ्रू याद कर लें, वो आसानी होगी इन्हें पहचानने में। जैसे मैंने ऐसे याद कर रखा है, SSC वर्सेज, हालांकि अपना तरीका है याद करने का, SSC वर्सेज DCRP, ऐसे याद कर रखा है। एक पहली इसका मतलब होता है सिग्नल लर्निंग, या इसे सिंबॉलिक लर्निंग बोलते हैं। ठीक है, यानी मैं लिख रखा है यहाँ पे, या तो आपकी सिग्नल लर्निंग होगी या सिंबॉलिक। ये दोनों ही आपके थॉर्नडाइक और स्किनर से संबंधित हैं। वो किस प्रकार है? सॉरी, थॉर्नडाइक में हो, ये तो आपके पावलर से संबंधित होंगी, माफी चाहूँगा, क्योंकि 2 नंबर के स्टेप है ना, वो है आपके थॉर्नडाइक और स्किनर से संबंधित। तो जो पहला है वो सिग्नल या सिंबॉलिक लर्निंग है। ये अनुबंध की बात करते हैं, वो करते हैं पावलर, यानी अनुबंध के थ्रू आप ऐसे भाषा सिखा सकते हैं बच्चों को। तो इस प्रकार का पहला स्टेप है, वो आपकी पावलर से संबंधित है। सेकंड स्टेप आता है, वो होता है दूसरा, ऐसे वो होता है स्टिमुलेट रेस्पॉन्स। यहाँ पर यही ऑप्शन राइट आंसर था, देखो ध्यान से, कि स्टिमुलेट रेस्पॉन्स लर्निंग, यानी आप किसी उद्दीपक के थ्रू अनुक्रिया करा के सिखा सकते हो। तो ये बात की है थॉर्नडाइक और स्किनर ने। ठीक है, जो थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत है ना, वो यहीं पर फॉलो होता है। और ठीक है, यहीं पे स्किनर की बातें भी फॉलो होती हैं। तो ये इस वजह से इसका राइट आंसर हमने ये बना था। ठीक है, वही इसका यही एक्यूरेट राइट आंसर होगा। बाकी और स्टेपों की बात करें, जैसे सी का मतलब चेन लर्निंग है, यानी श्रृंखला के थ्रू सीखना, तो इसमें एडविन गुथरी का नाम आता है। और स्किनर की जो चेनिंग है ना, आपने नाम सुना होगा, स्किनर से संबंधित 2 शब्द चलते हैं, चेनिंग और शेपिंग। तो जो चेनिंग है ना, वो इसी से संबंधित है, यानी स्टिमुलेट रेस्पॉन्स से भी संबंधित है स्किनर, और जो आपकी चेन लर्निंग है उससे भी संबंधित है। बाकी वर्बल की बात करें, यानी शाब्दिक लर्निंग, डिस्क्रिमिनेशन, देखो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, वर्बल एसोसिएशन लर्निंग, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग यानी विभेदन के थ्रू सीखना, शाब्दिक के रूप में सीखना।
ठीक है। फिर उसके बाद आता है सी कॉन्सेप्ट यानी संप्रत्य के थ्रू सीखना। सेकंड लास्ट आता है रूल यानी नियम के थ्रू सीखना। लास्ट में आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग जो उच्चतम स्तर माना जाता है। क्वेश्चन अगर आपने एस्टेट के देखे हो प्रीवियस के, तो मैंने उसमें देखा था, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मान लीजिएगा आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, तो उससे पहले कौन सा चीज़ आप सीखो कंप्लीट कर लोगे, तो वो विभेदन की जो जानकारी है ना वो आप कंप्लीट करनी पड़ेगी जब आप कॉन्सेप्ट सीख पाओगे। इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ओवरऑल हमने सबकी बात कर ली। आपको तो बस ये ध्यान रखना है, मोस्टली देखो जो एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं इन 8 स्टेपों को लेकर कि जो आपके रॉबर्ट गेने की जो सीखने की पदानुक्रमी है उनकी 8 स्टेप के नाम, जैसे ये 4 दे रखे थे, इनमें से पूछेगा निम्न में से कौन सा नहीं है या कौन सा है। पहला तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा ये बनता है कि जो ये बनाया ना संबंधित, यानी जो सिंबॉलिक आपकी या सिग्नल लर्निंग है, पहला स्टेप है, वो किस मनोविज्ञान से संबंधित है, जैसे पावलर से। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है वो स्टिमुलेट रेस्पॉन्स दूसरे नंबर स्टेप से, यहाँ पर थॉर्नडाइक भी इसका राइट आंसर होता है और स्किनर भी। इस प्रकार आपको याद रख रहे होंगे, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी से ही हो जाएगा। इसके 8 स्टेप याद रखिएगा और ये भी ध्यान रखिएगा निम्नतम स्तर कौन सा है, उच्चतम कौन सा होता है, ठीक है। तो ओवरऑल यही है जो मोस्टली देखा जाए, और इस मनोवैज्ञानिक संबंध होते हैं प्रत्येक स्टेप से, वो भी याद रख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें पूछा निम्नलिखित में से कौन सा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता है। अगर आप देखेंगे तो जो साइको एनालिटिकल थ्योरी है ये आपकी सिगमंड फ्रायड की है, शॉर्ट में लिखते हैं फ्रायड नाम। तो फ्रायड की जितनी भी थ्योरी है ना, तो उसमें आपने पढ़ा होगा इनका एक सिद्धांत चलता है। हालांकि देखा जाए आप पढ़े होंगे साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, ये नाम से चलती है, यानी इसे हिंदी में कहेंगे मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। तो इनमें 5 स्टेप की बात की, यानी स्टेप में से बच्चे इस प्रकार है विकास होता है, तो उन्होंने 5 अवस्थाओं की बात की है। तो ये भी पढ़ी होंगी आपने, कहीं ना कहीं आकारात्मक और संरचनात्मक में पढ़े होंगे, जैसे कि इड, ईगो, सुपर ईगो, पर दूसरे में पढ़े होंगे चेतन, अचेतन, अचेतन, इस प्रकार की भी पढ़े होंगे। तो ये ओवरऑल जब सिद्धांत को पढ़ेंगे ना, तो उसमें यही चीज़ें निकल के आती है। एक तो रचनात्मक तंत्र की बात की है, डिफेंस मैकेनिज्म बोलेंगे। ये देखो इंग्लिश में तो थेनाटोस बोलते हैं, हालांकि हिंदी में जैसे थानटोस कह रहा है, हम तो थेनाटोस ही बोलेंगे, ठीक है। और बाकी साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट ये ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, जिसे कहेंगे मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। लेकिन जो आपकी जो है ना प्रतिरूप, जैसे कह रहे हैं आर्कीटाइप, इसकी बात नहीं की है। तो ओवरऑल आपको सिद्धांत की पूरी जानकारी होगी तभी आंसर लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। हालांकि जो इनकी जो साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी है ना, इसके 5 स्टेप कौन कौन से मैं वो ट्रिक के थ्रू बता सकता हूँ। जैसे कि इसकी ट्रिक है वही LPG, बस ये है। ओ सी हो जाएगी ओरल स्टेज जो पहले नंबर की, दूसरी हो जाएगी एनल स्टेज, ठीक है, यानी गुदी अवस्था या गुदावस्था बोलते हैं। तीसरी हो जाएगी फेलिक स्टेज जिसमें आपकी ओडिपस और ग्लैंड्स की बात की जाती है, और एल से हो जाएगी लेटेंट 4 नंबर की, और लास्ट की होती है जेनिटल। इनकी अपनी अपनी एक विशेषता है, तो ये भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर है आपका 3, शिक्षा का अधिकार, जिसे RT एक्ट 2009 बोलते हैं। 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे निर्धारित किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 45 प्लस तैयारी का समय, से ध्यान रखिएगा। ये RPSC फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये शायद 2017-18 में पूछा था। इसे बार बार करके रिपीट पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। RT एक्ट 2009 पढ़ेंगे ना, उसी में दे रखा है ये। क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें पूछा है शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। आप देखेंगे तो जो शैशवावस्था होता है उसमें नैतिकता का गुण नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? अगर आपने और भी ऑप्शन की बात करते हैं, पहले तभी बात करेंगे। देखो जैसे शारीरिक एवं मानसिक विकास तीव्र होता है, ये बात तो सही है। दूसरों पर डिपेंड रहता है क्योंकि इतना समझदार भी नहीं होता है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है, ये बात सही है। ओवरऑल का ये ना नैतिक विकास सिद्धांत है। आपने लॉरेंस कोलबर्ग पढ़ा होगा, जीन पैरिकसिस, उसने मोरल डेवलपमेंट थ्योरी दी थी ना, उसमें 3 लेवल 6 स्टेज की बात की है। तो जो आपकी प्री कन्वेंशनल होती है ना, पहला लेवल, वो 4 वर्ष से तो स्टार्ट ही होता है। 4 से 10 वर्ष मानी जाती है ना उम्र उसकी, 4 से 10 वर्ष। तो इसका मतलब हो गया कि शेष अवस्था में तो अभी उसमें नैतिकता आ ही नहीं सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 NCF 2005 के अनुसार एक शिक्षक की प्राथमिक भूमिका
कौन सी नहीं होनी चाहिए। अगर आप इन सभी ऑप्शनों को पढ़ेंगे ना तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। हम कहेंगे पाठ्य पुस्तक के अध्यायों को क्रमवार पूरा कराना ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपको सत्र समाप्ति से पहले या वार्षिक परीक्षा होने से पहले आपका सिलेबस या जो आपका करिकुलम है वो कंप्लीट होना चाहिए। ये तो हमने पढ़ा है, बाकी इस प्रकार का कोई कथन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, बाकी सभी सही थे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्न में से कौन सा क्रियात्मक अनुसंधान का महत्व तो नहीं है। जो एक्शन रिसर्च होती है ना, इसका एक क्वेश्चन ही दो नीचे तौर से आना ही होता है रीट में, तो ध्यान रखिएगा। इसमें 6 स्टेप होते हैं इसके, अगर उन्हें की जानकारी हो थोड़ा बहुत अगर ध्यान रखो ना तो भी हो जाएगा, क्योंकि सिंपल ही क्वेश्चन आते हैं। ये कह रहा है कि समस्या के हल को अभ्यास में लाया जाता है और उसका मूल्यांकन भी किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो कथन है ना वो सही है। ये तो ये कह रहा है समस्या को हल ढूंढने में समय अधिक लगता है, ये वाला कथन गलत हो जाएगा, बी नंबर। देखो समस्याओं का हल ढूंढने में समय अधिक नहीं लगता है, कम समय लगता है और समस्या का समाधान तुरंत ही हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। बाकी इसमें उपभोक्ता स्वयं अनुसंधान करता होता है, ये बात सही है। इसमें समस्याओं को हल को खोजने के लिए एक वैज्ञानिक प्रविधि का भी उपयोग किया जाता है, तो ये भी बात सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। ये कह रहा है कि सीखने के प्रतिफल से क्या तात्पर्य होता है, यानी जो लर्निंग आउटकम होती है ना, इसका क्या मतलब है। हम कहेंगे निश्चित मानदंड के अनुसार है बच्चे ने जो कुछ सीखा ना उसका आकलन करना, यानी जो भी बच्चे ने सीखा है, क्या सीखा है, उसका आकलन या असेसमेंट करते हैं, वही होती है लर्निंग आउटकम। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से किस बुद्धि का उल्लेख है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने अपने त्रिचापीय सिद्धांत के अंतर्गत नहीं किया है। ये शानदार मनोवैज्ञानिक रहे हैं जिन्हें बोलते हैं और रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। इन्होंने ट्राइआर्किक थ्योरी दी थी बुद्धि के अंदर। ठीक है, और ये गजब का ही क्वेश्चन पूछते हैं इससे संबंधित जो भी एग्जामिनर रहता है। देखो कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस की बात की है, यानी घटकीय बुद्धि। कॉन्टेक्सचुअल इंटेलिजेंस इसकी भी बात की है, सांदर्भिक बुद्धि। एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस इसकी भी बात की है। तो ओवरऑल कहेंगे जो भाव प्रबोधन है इसकी बात नहीं की, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये ध्यान रखना ट्राइआर्किक थ्योरी है जो जैसे क्या कह रहा है यहाँ पे त्रिचापी। एक और आती है थ्री स्ट्रेटम। ये जो थ्योरी है ये भी इसी का त्रिचापी ही बोलते हैं इसे। तो ये आपकी कैरोल के द्वारा दी गई थी, ये आपके एस्टेट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान रखना है। और क्या है, एक और पूछता है क्या पूछा है कि ध्यान रख सकते हैं क्योंकि ये परीक्षा में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 फैक्टर थ्योरी किसने दी है, ये भी ध्यान रख सकते हैं। तो ये आपके कौन है, स्पीयरमैन का नाम आता है, स्पीयरमैन, क्योंकि ये रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है 2021 में। ठीक है, तो ये भी याद रख सकते हैं। मैंने बता दिया घटकी बुद्धि की बात की है, सांदर्भिक बुद्धि की बात की है, अनुभव की बुद्धि की बात की है। ध्यान रखना रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की डेफिनेशन 2018 लेवल 2 में परिभाषा पूछी जा चुकी है, तो ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली तो बता दिया, ये ध्यान रख सकते हैं। 3 स्ट्रेटम थ्योरी किससे संबंधित है, कैरोल से। और आपकी ट्राई फैक्टर या 3 फैक्टर बोल सकते हैं, ये भी किससे। और एक चीज़ और ध्यान रखना, एक इससे ये भी क्वेश्चन बनता है स्पीयरमैन से, अगर आपने ध्यान दिया हो, इसका चतुष्टक एक रूल और है वो भी पूछा गया है। तो कलाम के ही पेपर मैंने कराया था, तो वो भी याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है बुद्धि के विषय में असत्य कथन बताइएगा। आप इन सभी ऑप्शनों को पढ़ लीजिएगा। इनमें से अगर देखा जाए तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो पर्यावरण से अनुकूलन तो कर लेता है परंतु उसमें सक्रियता से परिवर्तन व परिमार्जन करने में असमर्थ होता है, तो ऐसा कहना गलत होगा। बाकी बुद्धि एक जन्मजात सामान्य संज्ञानात्मक योग्यता होती है। बुद्धि के सहारे व्यक्ति है वो उद्देश्यपूर्ण क्रिया करते हुए विवेकशील चिंतन का उपयोग करता है। बुद्धि अच्छा निर्णय लेने, अच्छा बोध कराने तथा अच्छा तर्क करने की एक योग्यता होती है। ये तीनों ही BCD एक विशेषता है जो 1 नंबर की, यहाँ तक तो सही थी, यहाँ से आके इसने काम खराब कर लिया है। ठीक है, तो यही गलत कर गया पूरे ऑप्शन को। ठीक है, तो यही 1 नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि विनय या अल्फ्रेड विनय भी बोल देते हैं, विनय ने बुद्धि परीक्षण को उर्दू पंजाबी भाषा में मानकीकृत करने का प्रयास किया।
प्रयास किस भारतीय मनोवैज्ञानिक के थ्रू किया गया? तो वो हो जाएगा C.H. राइस। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मैं प्रतिदिन तैरने जाता हूँ क्योंकि मुझे यह अत्यधिक पसंद है और इसके लिए अपने दिन के व्यस्त समय में से समय निकालता हूँ। उपरोक्त उदाहरण किस प्रकार की मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा से संबंधित है? तो ये आंतरिक ही हो जाएगी, खुद से ही संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है जो है 12वें नंबर का, वो इस प्रकार पूछा है, व्यक्तित्व के विषय में सत्य कथन बताना है, यानी जो सही है वो चूज करना है। तो इसमें से हो जाएगा कि व्यक्तित्व में व्यक्ति का व्यवहार एक समय से दूसरे समय असंगत होता है। ये बात सही है, हमें सही कथन बताना था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि ब्रूनर सिद्धांत में ज्ञान की संरचना का अर्थ क्या होता है? हम ये कहेंगे कि अगर ओवरऑल अगर इन सभी को देखना ऑप्शन को, तो हम कहेंगे इन्होंने अपने सिद्धांत में, या तो आप ऐसे बोल सकते हैं ज्ञान की संरचना, या आप ऐसे बोल सकते हैं चिंतन की कितनी अवस्थाएं बताई हैं। तो ये भी क्वेश्चन एस्टेट में पूछा हुआ है 2023 में। तो उसमें पहली अवस्था आती है आइकॉनिक, दूसरी आती है इनएक्टिव, तीसरी आती है सिम्बॉलिक का ज्ञान स्वरूप। ठीक है, तो ये सभी संबंधित है ना, ये किससे है? आपके जेरो एस ब्रूनर से। हालांकि यहाँ पे ब्रूनर लिखा है, इनका अगर नाम देखते हैं तो जेरोम एस ब्रूनर निर्मितवादी कहलाते हैं। अगर आपने इसके पॉलिटिक नाम सुना हो, जैसे आप मचान बोलते हो, तो ये जो शब्द है ना, इसी ने दिया था जेनरल ब्रूनर ने, और इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी, चिंतन की, या चिंतन की अवस्था बोल सकते हैं, या ज्ञान की संरचना का अर्थ पूछ सकते हैं। तो वो राइट आंसर होगा बी नंबर। इन्होंने जो शुरुआत की है ना, वो इस प्रकार की है। इनकी जो पहली अवस्था है वो हो जाएगी इनएक्टिव, दूसरे नंबर की अवस्था हो जाएगी आइकॉनिक, तीसरे नंबर की हो जाएगी सिंबॉलिक। इसमें ये बताते हैं जो इनएक्टिव होती है ना, इसमें बच्चे क्या हैं, अपनी गांभ क्रियाओं के थ्रू सीखते हैं। आइकॉनिक वो होती है जिसमें अपनी मानसिक निरूपण के थ्रू यानी मेंटल इमेज के थ्रू सीखते हैं। सिंबॉलिक वो होती है कह सकते हैं आप शब्दों या भाषाओं के थ्रू सीखना। तो इस प्रकार का ही है। इनका एक SSD नाम याद रख सकते हैं। पहली S से होती है इसके पॉलिटिक शब्द दिया था, दूसरी S से संबंधित होती है, ये स्पाइरल की बात करते हैं, सॉरी स्पाइरल, यानी ये कहते हैं बच्चों का पाठ्यक्रम होता है या करिकुलम होता है वो कैसा होना चाहिए, स्पाइरल होना चाहिए। ये एस्टेट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, और डी का मतलब होता है डिस्कवरी, एक आता है डिस्कवरी उपागम बोल सकते हैं, या फिर आप ऐसे क्या बोल सकते हैं, खोज उपागम बोल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बने हैं, ये RPSC फर्स्ट ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ओवरऑल मैंने बता दी है कि जेनरल ब्रूनर का ये एक तरह से निर्मितवादी कहलाते हैं। ये निर्मितवादी आ जाए शब्द, इसका मतलब होता है बच्चा खुद ज्ञान का निर्माण करता है। तो वही पूछा ज्ञान की संरचना का अर्थ क्या होता है, तो इनकी अवस्थाएं दे रखी थी, पहले नंबर की इनएक्टिव, दूसरे नंबर की आइकॉनिक, तीसरे नंबर की सिंबॉलिक। एस्टेट में ये क्वेश्चन पूछा है चिंतन की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो वो तीनों के नाम यही है। SSD का मतलब मैंने बता दिया, पहली S से मतलब स्कैफोल्डिंग जो शब्द दिया था इन्होंने। हालांकि इसे फेमस किया था वाइगोत्स्की ने, क्योंकि वही अपने कह सकते हैं सिद्धांत में ज़्यादातर उपयोग करते हैं स्कैफोल्डिंग को। दूसरी S से मतलब होता है स्पाइरल करिकुलम, बच्चों का सिलेबस कैसा होना चाहिए या करिकुलम कैसा होना चाहिए, स्पाइरल होना चाहिए। डी का मतलब होगा डिस्कवरी अप्रोच बोल सकते हैं, क्योंकि उपागम को अप्रोच ही बोलेंगे। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि खोज उपागम की बात कौन करते हैं, ब्रूनर। तो इस प्रकार ओवरऑल क्योंकि इनसे क्वेश्चन अच्छे बनते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14वां है, एक है H.J. आइजेंक का व्यक्तित्व सिद्धांत निम्न में से किस एक विशिष्ट समाविष्ट नहीं है या नहीं करता है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो आइजेंक, इसे आइजेंक भी बोल देते हैं, तो इन्होंने बात की है, देखो एक्स्ट्रावर्जन यानी जो बहिर्मुखी वाले व्यक्ति होते हैं, एक है न्यूरोस्टिक, तो इसकी भी बात की है, और एक है साइकोटिज्म या साइकोटिज्म बोल सकते हैं, तो इनकी बात की, इन तीनों की बात की है।
जो आपके ओपननेस होते हैं ना, जो निश्चल होते हैं, इनकी बात नहीं की है। यानी आप जब व्यक्तित्व चैप्टर पढ़ेंगे तो उन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार यही बताए थे, बहिर्मुखी, मनस्ताप, मनोविक्षिप्तता। ठीक है, तो इस प्रकार तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, जिसकी बात नहीं की है। एक चीज़ और जानकारी बता दूं, हमने अभी सिगमंड फ्रायड किया था क्वेश्चन, इसका एक शिष्य हुआ था युंग, तो इसने भी 2 प्रकार बताए हैं और ये सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं क्योंकि इन्होंने मनोवैज्ञानिक के आधार पर बांटे थे व्यक्तित्व के प्रकार। कौन कौन से? एक तो आता है इंट्रोवर्ट और एक आता है एक्सट्रोवर्ट, तो ये याद रख सकते हो। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी मतलब है इनकी बहुत ज़्यादा आलोचना होने के बाद बहुत से मनोवैज्ञानिक इसके पीछे पड़ गए थे कि ऐसे कैसे हो सकता है कि जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट है इनके मध्य में कोई गुण नहीं पाया जाता। फिर इन्होंने एक तीसरा प्रकार बताया था जिसे बोलते हैं उभयमुखी बोल सकते हैं। तो इन्होंने फिर बाद में 3 प्रकार बताए, शुरुआत में 2 ही प्रकार रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपका 15वां है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध है वो युक्तिकरण से है। आपने डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ी होंगी, तो उसी में चलते थे रैशनलाइजेशन, इसे इंग्लिश में कहते हैं रैशनलाइजेशन यानी युक्तिकरण। मतलब ये है कि इसमें आपको जो भी आप तर्क देंगे ना, यानी ऐसे बोल सकते हैं जैसे आपने झूठ बोला कोई, तो उस झूठ के लिए आपके पास कोई तर्क होना चाहिए, वही होता है रैशनलाइजेशन या युक्तिकरण। जैसे अस्वीकार विचार के लिए स्वीकार कारण, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी जिसे शॉर्ट में कहें PSER बोर्ड आज में रहना, इसकी साइकोलॉजी की बुक चलती है 11th-12th की, अगर उनमें पढ़ाओ तो एक एग्जाम्पल आता है कि चोर को पुलिस ने पकड़ लिया, उससे पूछा कि आपने चोरी क्यों की, उसका रीजन क्या सुनोगे क्या था, यानी उसने अपना रीजन दिया था कि चोरी क्यों की। वो कह रहा था मैं बुरी संगत में रहता हूँ इसलिए मैंने चोरी की थी। समझ रहे हो ना, बुरी संगति में रहता हूँ इसलिए मैंने चोरी की थी। तो इसका मतलब उसका तर्क सही था कि यानी वो गलत जो भी बुरी संगति उनके साथ रह रहा है इसलिए वो चोरी उसी प्रकार की कर रहा है, तो हो गया ना तर्क। तो इस प्रकार के तर्क देना ही आपकी युक्तिकरण के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 16वां कि सृजनात्मक व्यक्ति की अनिवार्य विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है। यानी जो सृजनशील व्यक्ति वाले या चाइल्ड को बोल लो, कुछ भी बोल लो, तो इनके बारे में ऐसी कौन सी विशेषता है जो नहीं हो सकती। जटिलता पसंद करते हैं, यानी बिल्कुल, क्योंकि जटिलता और सृजनात्मक बच्चों की एक विशेषता होती है। स्वतंत्र निर्णय लेते हैं, ये बात सही है। अपने ऊपर भरोसा रखने वाले होते हैं, बिल्कुल, यानी कह सकते हैं अपने ऊपर भरोसा रखते हैं। लेकिन जो नियमों का सदैव पालन करते हैं ना, ये वाले बालक है वो सृजनशील नहीं हो सकते। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये कह रहा बीजगणित के प्रश्नों को हल करने के लिए जोड़, बाकी, गुणा, भाग का ज्ञान आवश्यक है। उपयुक्त कथन किस प्रकार के अधिगम अंतरण की ओर संकेत करता है। आपने उर्दू अंतरण पढ़ा होगा जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल ट्रांसफर। इसका मतलब ही यही होता है कि जैसे आपने जोड़ सीख लिया, उसके बाद आप बाकी सीख लें, फिर गुणा भी सीख जाएँ, फिर भाग भी, यानी क्रम में सीखते जाएँ। तो वही होता है जैसे आप साइकिल चलाना जानते थे, साइकिल से आपने सीख ली, साइकिल से तो मोटरसाइकिल हो जाएगी, तो मोटरसाइकिल सीख ली, मोटरसाइकिल से कार सीख जाए, तो ये क्या है, उर्दू अंतरण ही माना जाता है। अब जैसे मैथ जानते हैं, मैथ की बात आप फिजिक्स सीख जाए तो यही होगा आपका उर्दू अंतरण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 18वां। व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान अध्यापक को मदद करेगा। तो ये तो अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि व्यवहारिक क्वेश्चन पूछा है, तो हम कहेंगे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की योजना बनाने में बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट है 19वां नंबर क्वेश्चन। बालक के विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अगर आप ऑप्शन को ध्यान से देखें तो सभी ऑप्शनों को पढ़ लेते हैं तभी मालूम होगा। जैसे ये कह रहा है ये परिपक्वता तक चलता है, बालक का विकास है वो हम ये कहते हैं जीवन पर्यंत चलता है, सही है ना। बाकी और भी ऑप्शन पढ़ते हैं, ये एक सतत प्रक्रिया है, ये बात तो सही है। ये परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, ये भी बात सही है। ये जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है। जन्म पूर्व मीन्स ये कि जब तक जन्म नहीं लेता है बच्चा तब तक माता के पेट में ही रहता है, तो वो भी आपका इसमें इंक्लूड होता है डेवलपमेंट में। तो हम ये कहेंगे ये केवल मैच्योरिटी तक चलता है। मैच्योरिटी का मतलब समझ रहे हो ना, ये एक आपकी ऑटोनोमस प्रोसेस होती है। ऑटोनोमस मीन्स ये है ये अपने आप ही आने वाला डेवलपमेंट होता है आपके अंदर। जैसे कि आप कम उम्र के हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें नहीं कर पाएंगे,
तो वो समय के अनुसार जैसे जैसे बड़े होंगे तो फिर आप करने लग जाएंगे। तो निश्चित तौर से परिपक्वता का एक लिमिट होती है, इतनी उम्र तक ही मैच्योरिटी आएगी, फिर उसके बाद है फिर किशोरावस्था, फिर एडल्ट हो जाएंगी, तो उसके बाद है वयस्क अवस्था, इस प्रकार आगे चलेगी। तो वो फिर मैच्योरिटी की फिक्स समय सीमा होती है। तो ये कह रहा है कि जो विकास है बालक का वो मैच्योरिटी तक चलता है, तो यही वाला कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन सभी पॉजिटिव थे, तो इस आधार पे भी आप आंसर पे जा सकते थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनमें से कौन सा ही वो सही है? पावलर ने उत्सर्जित अनुक्रिया थी ना। पावलर तो आपके संबंधित हो जाएंगे शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, जिसे क्लासिकल कंडीशन थ्योरी बोलते हैं, तो शास्त्रीय अनुबंधन से संबंधित है। बाकी थॉर्नडाइक क्रिया प्रसूत साचार, देखो क्रिया प्रसूत की जब भी बात होगी तो स्किनर आएगा, क्योंकि उन्हीं ने ऑपरेंट कंडीशन थ्योरी दी थी। ठीक है, बाकी कॉलर ने अंतर्दृष्टि सिद्धांत दिया था, या इंसाइट लर्निंग की बात करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ये कहते हैं कि आपको जो भी समस्या का समाधान अचानक आए आपके दिमाग में, वही होता है आपका अंतर्दृष्टि। तो कॉलर, कोप्पा, मैक्स, वर्दीमर, इन तीनों के नाम आते हैं, तो ये बात तो सही है। स्किनर ने अधिगम के नियम दिए थे ना। अधिगम के नियम, लॉ ऑफ लर्निंग की बात की जाती है। तो ये आपके 3 मुख्य नियम आते हैं, ये थॉर्नडाइक के आते हैं, मुख्य नियम सीखने के। ठीक है, जिसे पीटीए बोलते हैं, प्रभाव, तत्परता, अभ्यास। तो इस प्रकार ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था। ऑप्शन नंबर बी सही था। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा एक विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण होगा? यहाँ पर देखिए डिसेबिलिटी, तो वो हो जाएगी डिसलेक्सिया। जो पढ़ने संबंधित डिसेबिलिटी होगी ना, उससे संबंधित होती है। बाकी स्वलीनता, ये ऑटिज्म कहते हैं इसे। ये रीट 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लेवल 2 में, शायद लेवल 2 में नहीं तो लेवल 1 में पूछा होगा। ADHD, ADHD इसे बोलते हैं ध्यान अभाव अतिशीघ्रता विकार। तो ये है, और जो मानसिक मंदता है, ये सभी है ना, ये विकासात्मक विकार हैं। तो ये ध्यान रखना है। ये भी क्वेश्चन रीट में पूछे हुआ क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है एस्टेट से कॉपी किया है, क्योंकि एस्टेट में पूछा हुआ है इसी प्रकार का क्वेश्चन। ठीक है, उसमें इन पर बहुत ध्यान दिया जाता है। जैसे जो डिसेबिलिटी होती है ना, लर्निंग डिसेबिलिटी, वो अलग प्रकार होती हैं, और जो विकासात्मक विकार होते हैं उसमें स्वलीनता भी आ जाती है, ADHD भी आ जाती है, मानसिक मंदता भी आ जाती है, और भी शब्द दे रखे हैं। तो ये वहाँ से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, हालांकि रीट में तो स्वलीनता पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है, ये भी पूछा जा चुका है। तो हम ये कहेंगे कि दोनों ही परीक्षा में पूछा है, एस्टेट में भी और रीट में भी। क्वेश्चन नंबर 22 है कि दृष्टि से उजल हो जाने के बाद मस्तिष्क से उजल हो जाना किस अवस्था की विशेषता है? सिंपल है, सेंसरी मोटर स्टेज हो जाएगी, जीन पे आ जाएगी। ये कह रहा है कि आउट ऑफ साइट, आउट ऑफ माइंड, यही मतलब दृष्टि से उजल हो जाना। अगर आपने जीन पे आज पढ़ा है ना ध्यान से, तो जो सेंसरी मोटर स्टेज है ना, इसकी भी 6 उपावस्थाएं, अगर पढ़ा हुआ आपने ध्यान से। उन अवस्थाओं के तो मैं नाम नहीं बताऊंगा, पर मैं तो RPSC टीचर, बस ये है, ये 6 स्टेप हैं। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या रखिएगा कि जब भी बच्चा 0 से लेकर 18 माह के मध्य होगा, तो वो यही स्थिति, आंखों से ओझल हो जाना। जैसे 18 से 24 होता है माँ का बच्चा, तो वो फिर ऑब्जेक्ट परमानेंस, यानी उसके मस्तिष्क में परमानेंस, या तो आप इसे पहला थॉट बोलेंगे, पहला थॉट, या थॉट में से यह पहला चिंतन बोलिएगा, पहला चिंतन, पहला मानचित्र उसके दिमाग में, ये सभी चीज़ें। यानी आप एक ओवरऑल मैं समझा दूँ, दृष्टि से ओझल हो जाने का, मस्तिष्क से ओझल हो जाने का मतलब ये है, बच्चे के सामने कोई भी चीज़ है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी उसे ना तो ये समझ में आ रहा है कौन सामने है, समझ रहे हो ना उस चीज़ से। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब ये है कि उसके सामने जो चीज़ होगी ना, जैसे कोई खिलौना होगा या कोई अन्य चीज़ हुई, अगर आप उसे चुराते हैं, उठाते हैं, तो वो निश्चित तौर से आपके पीछा करने लग जाएगा। यानी उसके मस्तिष्क में क्या हो रहा है, या तो पहला चिंतन है या पहला मानचित्र है, और ऐसे ही बोल सकते हैं इंग्लिश में, ऑब्जेक्ट परमानेंस बनना स्टार्ट हो गया है, ये है इसका मतलब। ठीक है, जब आप सेंसरी मोटर स्टेज की 6 उपावस्थाओं को पढ़ेंगे, तो उस लास्ट वाली होती है ना, सेकंड लास्ट, 5 और 6वीं, तो वो इन्हीं से संबंधित होती है। तो आप पढ़ेंगे तो इन चीज़ों का मालूम होगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में वाइगोत्स्की के अनुसार कौन सा संप्रदाय अधिगम का एक केंद्रीय भाग रहता है, यानी केंद्रीय होता है? तो वाइगोत्स्की तो SSC किसकी बात करते हैं, ये बात करते हैं, एक तो करते हैं सोशल, ठीक है, और दूसरी बात करते हैं कल्चर,
सोशल कल्चर और लैंग्वेज, तो SCL, तो सही है, SCL की बात करते हैं, सोशल कल्चर लैंग्वेज। तो इसमें तो केवल यही दे रखा है, संस्कृति एवं भाषा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी और बात करें ना, जैसे ऑप्शन दे रखे मैं बता दूं, जब भी प्रॉक्सिमिटी की बात होगी तो वो ये आपके अंतर्दृष्टि वाले हैं ना, अंतर्दृष्टि वाले जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं, जैसे कॉलर कोप्पा, मैक्स वर्दीमर, उनसे संबंधित है ये सब। एसिमिलेशन है ये आपके प्याजी से ही संबंधित है। एसिमिलेशन, एकोमोडेशन, एडेप्टेशन है ये कहीं ना कहीं आपका अनुकूलन है। इसे बहुत सारे मनोवैज्ञानिक यूज करते हैं, जैसे आपका बाडूरा भी यूज करता है इसे, स्किनर भी यूज करता है, ठीक है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक, तो इस वजह से इसे छोड़ देते हैं। बाकी और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24 के निम्नलिखित में से कौन सा लॉरेंस कॉर्बर के नैतिक विकास सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। देखो उन्होंने 3 लेवल बताए थे। पहला लेवल पहला क्यों है, प्री कन्वेंशनल होता है, तो इसमें प्री कन्वेंशनल तो नहीं दे रखा है, लेकिन प्री मॉरल दे रखा है, तो वही लेवल फर्स्ट है ये, ठीक है। कन्वेंशनल दे रखा है, ये लेवल 2 है, ठीक है, जैसे कन्वेंशनल बोल रहे हैं। अब इसमें पोस्ट कन्वेंशनल नहीं दे रखा है, लेकिन पोस्ट कन्वेंशनल की एक अवस्था का नाम दे रखा है, जैसे आत्म अंगीकृत नैतिक मूल्य बोलते हैं, यानी सेल्फ एक्सेप्टेड मॉरल प्रिंसिपल लाइबल। तो ओवरऑल कहें तो A, B और D ये तो संबंधित है, लेकिन क्रियात्मक स्तर संबंधित नहीं है, क्योंकि ये ऑपरेशन लेवल कह रहा है। ऑपरेशन जब भी शब्द आता है ये तो जो जीन प्याजे ना उनकी अवस्थाओं में ही चलता है। जैसे जीन प्याजे की, चलो मैं ऊपर की तरफ दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो यहाँ देखो, ये दृष्टि से उजल हो जाने की बात है, आंखों से उजल हो जाना या मस्तिष्क से उजल हो जाना, इस प्रकार का ये पूछा ना। इसमें देखो सक्रियात्मक ऑपरेशन, तो ये उनके टर्म में यूज किया जाता है जीन प्याजे के, ठीक है। तो इससे तो कोई संबंध ही नहीं है। हमें तो लॉरेंस कॉल्बर ने पूछा था, तो उसके संबंधित नहीं होगा, तो 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, वो इस प्रकार पूछा है कि चिंतन के उपकरण में सम्मिलित उपकरणों का सही युग्म कौन सा है। तो चिंतन के उपकरण की बात कर रहा है, तो सही युग्म हो जाएगा इसमें से जैसे कि ऑब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट और सिंबल, यानी वस्तु, संप्रति, चिन्ह, ये ज़्यादा सही रहेंगे आपके चिंतन के उपकरण में। बाकी 26 नंबर क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व परीक्षण का संबंध आपके रोजन वेग से है। हालांकि इंग्लिश देखें तो रोजन विंग लिखा रहता है, हम भी इसी प्रकार पढ़ते हैं रोजन विंग, लेकिन इसने लिखा है तो कुछ ऐसा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने तो PFT दी है, PFT यानी जैसे इंग्लिश में क्या कह रहे हैं, पिक्चर फ्रैक्टेशन टेस्ट, चित्र नैराश्य परीक्षण, या इसे कुंटा और बोल देते हैं, ये भी ध्यान रखना, यानी चित्र कुंटा परीक्षण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर B सही हो जाएगा। बाकी 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली है, ये तो आपकी किसकी है, कैटल की है, ठीक है। और बाकी प्रसंगात्मक बोध परीक्षण इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट बोलते हैं, जैसे TAT, ये आपकी दी थी मॉर्गन एवं मुर्रे ने, ठीक है, मॉर्गन एवं मुर्रे ने, कब 1935 में। अब इसमें काट पाट की बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट ये ध्यान रखें कि TAT किसका मापन करता है, तो व्यक्तित्व का, ये ध्यान रखें। बाकी इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, इसका तो राइट आंसर B नंबर ऑप्शन हो गया था। 27 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार है कि निम्नलिखित में से जेम्स ड्रेव द्वारा वर्गीकृत कल्पना का एक प्रकार नहीं है। ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक में से पूछा है। तो देखिएगा कि रचनात्मक कल्पना है ना, यही नहीं प्रकार बताया था, बाकी सैद्धांतिक बताया था, सौंदर्य बोधी बताया था, व्यवहार की भी बताया था। तो इसमें से ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में निम्नलिखित में से पूर्व बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। रीट में से क्वेश्चन निश्चित तौर से आता है प्री चाइल्डहुड से। कल्पनात्मक चिंतन का काल होता है, तो ये बात तो सही है। एज ऑफ इमेजिनरी थिंकिंग, ठीक है। मौलिक तर्क करने प्रयोग करने का समय होता है ये, ठीक है। अनुकरण द्वारा भी सीखता है, ये भी बात सही है, तो फिर ये वाला गलत हो जाएगा। खिलने का काल नहीं है, ये तो फिर उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता हो जाएगी, उत्तर बाल्यावस्था, ठीक है। बाल्यावस्था यानी आपने सुने होंगे, एक तो होती है टॉयज, ये आपकी शायद 2011 की परीक्षा में पूछा था, ये तो होता है आपकी पूर्व बाल्यावस्था से संबंधित। एक होता है प्ले एज, ये संबंधित होता है उत्तर बाल्यावस्था से, समझे होंगे। ये पूर्व है, ये उत्तर है, बस इतना ही अंदर है। इस वजह से ये क्वेश्चन का राइट आंसर C नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चाहे तो आप एज ऑफ प्लेइंग कह लीजिए तो भी उत्तर बाल्यावस्था राइट आंसर होगा, लेकिन यहाँ पर टॉय जाती तब इसका राइट आंसर होता है पूर्व बाल्यावस्था की एक ये विशेषता है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, जो है 29 नंबर, वो इस प्रकार पूछा है
ये कह रहा है कि एक बालक की कॉपी में अधिक काट छाट देखने को मिलती है। इसके अलावा अक्षर का लोभ भी मिल जाता है। वो छोटी बड़ी अंग्रेजी वर्णमाला अंतर न कर पाना भी दृष्टिगत होता है। बालक निम्नलिखित में से किस अधिगम निरोगता से ग्रसित है? देखो, पहली बात तो वो काट छाट करता है। इनके अलावा कई शब्दों को वो गायब कर देता है, लोप कर देता है। और छोटी बड़ी अंग्रेजी वर्णमाला में अंतर नहीं कर पाता, जैसे ए और इस ए में नहीं अंतर कर पाता, जैसे बी और डी में अंतर नहीं कर पा रहा है। तो ये सभी चीज़ें हैं ना कहीं आप इन सभी विशेषताओं को देखेंगे तो ये लेखन संबंधी डिसेबिलिटी संबंधित हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30वां है कि एक प्रतिभाशाली बालक से संबंधित असत्य कथन बताइएगा। तो देखिएगा सभी ऑप्शनों को पढ़ के। ये कह रहा है कि प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि है सामान्यतः 1 से 20 से अधिक होती है। तो ये बात सही है। हालांकि जो टर्मन है एक मनोवैज्ञानिक हुए ना जिन्होंने IQ का सूत्र दिया था, वो कहते हैं जिनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है वो प्रतिभाशाली होते हैं। ठीक है, अलग अलग मनोवैज्ञानिक अपने तरीके से बताते हैं। टर्मन इसलिए याद किया जाता है कि इन्होंने एक टेबल बताई थी, तो इस वजह से। दूसरा ऑप्शन, प्रतिभाशाली बालक को समायोजित नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। यही कथन हमें सत्य बताना था, तो राइट हो जाएगा। बाकी जो भी एनरिचमेंट प्रोग्राम होते हैं वो प्रतिभाशाली बालकों से संबंधित होते हैं, ये बात सही है। ये कह रहा है उपरोक्त कथनों में से कोई भी कथन सत्य नहीं है। ये क्या कह दिया इसने? क्यों असत्य है ना? 2 नंबर इसने कन्फ्यूज करने के लिए डाला है। ये कह रहा है उपरोक्त कथनों में से कोई भी असत्य नहीं है, जबकि हम करें असत्य है, तो यही राइट आंसर है। ठीक है, इस प्रकार हमने 1 से लेकर जो 30 तक जो भी क्वेश्चन किए हैं, किसी भी क्वेश्चन को लेकर अगर डाउट है या हो सकता है आंसर कोई गलत बता दिया हो तो आप निश्चित तौर से कमेंट करके बता दें। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।